Hello, boys and girls. Welcome to Daily Learn Accountancy. We are looking at the doubt solutions session of class 12th. So last 2 weeks में हमने financial statement analysis के बारे में बात किया था. How do we prepare the comparative statement? How do we prepare the common size statements? And how do we do a trend analysis? So हमने काफ़ी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और काफ़ी सारे प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बात की थी. फाइनेंशियल एनालिसिस हम क्यों करते हैं, अलग अलग यूजर्स के लिए उसका इंपॉर्टेंस किस तरीके से हो सकता है, दैट वी डिस्कस्ड अबाउट. So hope you had a great festival and you stayed healthy and you kept yourself well. So let's start with the doubts for this session. So we have some doubts about how to prepare the comparative statements and how to prepare the common size statements, which are regarding this profit and loss account also. So we will not an issue. We will start with the comparative statement doubts first. So this is the question. The doubts have been raised. From the following income statement of Madhu Company Limited, you need to prepare a comparative income statement for the year ended March 31st, 2005 and 2006, and you need to interpret the same. As I've told you many times before also, आपके interpretation के बिना आपके analysis का कोई मतलब नहीं है. So mostly आपको हर question में interpretation के लिए कहा ही जाएगा. Even if आपको question में नहीं दिया गया कि आपको interpretation करना है, still you need to put up a 2 or 3 lines interpretation from your side to make that solution complete. सो अब हमारे को यहाँ पे पर्टिकुलर्स दे रखे हैं. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें जैसे यूजुअली जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उस तरीके से हमें पर्टिकुलर्स नहीं दे रखे हैं. वी हैव जस्ट बीन गिवन पर्टिकुलर्स 2005 का वैल्यू एंड 2006 का वैल्यू, एंड दैट टू हमें अर्लियर हमने जो इलस्ट्रेशंस किए थे उनमें एक प्रॉपर फॉर्मेटेड P&L होता था. अभी आपको सिंपली वेरिएबल्स दिए हुए हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिंपली इसी तरीके से इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पे 2 कॉलम और जोड़ के कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना देना है. नो, यू नीड टू प्रिपेयर अ प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि आपको बनाना है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट. यू डोंट नीड टू मेक अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट. कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में है, इसलिए आपको इसको इनकम स्टेटमेंट के फॉर्म में लाना होगा, एंड देन यू नीड टू ऐड दी 2 कॉलम्स which will show you the absolute terms increase and decrease and percentage terms increase and decrease. So let's start with your particulars. Particulars are sales, purchases, opening stock, closing stock, salaries, rent, postage and stationery, advertising, commission on sales, depreciation, loss on sale of assets and profit on sale of investment. तो आपको 2005 के वैल्यूज दे रखे हैं, 2006 के वैल्यूज दे रखे हैं. आप टेबल के ऊपर राइट साइड में देखें तो आपको रुपीज इन थाउजेंड्स या रुपीज इन लैक्स इस टाइप का कुछ भी इंडिकेशन नहीं है. दैट मीन्स दीज आर दी एब्सोल्यूट फिगर्स बिफोर यू. सो लेट्स स्टार्ट विद दी कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रिपरेशन. एज वी नो, ये हमारा फॉर्मेट रहेगा. नंबर 1 कॉलम पर्टिकुलर्स, नंबर 2 कॉलम 2004 ईयर. यहाँ हम ईयर चेंज करेंगे क्योंकि हमारा ईयर 2005 और 2006 है. कॉलम नंबर 3 2006, दैट विल बी द सेकंड सक्सेसिव ईयर. कॉलम नंबर 4 एब्सोल्यूट टर्म्स में आपके पास क्या इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है वो बताने के लिए, एंड लास्ट कॉलम इज फॉर परसेंटेज टर्म्स में क्या इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है वो बताने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां से हम स्टार्ट करेंगे. क्योंकि आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, तो हम सबसे पहले हमारा दिखाएंगे सेल्स. यहाँ कॉलम हेडिंग हम चेंज करेंगे 2005 एंड 2006. सेल्स आ जाएगी हमारी 4 लाख रुपीज फॉर 2005 और 6,50,000 फॉर 2006. अब हमें पता है या तो हमें हर बार 2005 में से 2006 के अमाउंट को डिडक्ट करना है या फिर हर बार 2006 में से 2005 को डिडक्ट करना है. एक अप्रोच हमें स्टार्टिंग में स्टार्ट करनी है जो कि हम एंड तक फॉलो करेंगे. सो इसमें हम करेंगे एब्सोल्यूट टर्म्स में इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालेंगे. 2005 का फिगर माइनस योर 2006 का फिगर माइनस योर 2005 का फिगर, दैट इज 6,50,000 माइनस 4 लाख, दैट इज पॉजिटिव 2,50,000. परसेंटेज टर्म्स के लिए भी हम यही करेंगे. तो परसेंटेज टर्म्स का हम इसका इंक्रीज डिक्रीज निकालें तो 62.5% आ जाएगा. नाउ अब हमारा क्वेश्चन हम देखें तो सेल्स के तुरंत बाद हमें परचेजेस दिया हुआ है. हमें इस तरीके से नहीं करना है, हमें हमारा फॉर्मेट फॉलो करते हुए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है. तो यहाँ पे हम बताएंगे लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लाइक अ सब हेड. और अब इसके नीचे जो हमें बाकी का डेटा दिया हुआ है लाइक द ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक, उसे यूज करते हुए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ब्रेकअप हमें देना है. सो ओपनिंग स्टॉक,
2005 का है 20,600 एंड 2006 का है 32,675। 2006 माइनस 2005, एब्सोल्यूट टर्म्स में इंक्रीज आ गया आपका 12,075 का, विच इज 58.62%। हम जानते हैं ओपनिंग स्टॉक में हम परचेज ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। सो ऐड परचेजेस दैट इज 25% इंक्रीज है आपका परचेजेस में एंड लेस योर क्लोजिंग स्टॉक। नेगेटिव 12,675 आपका क्लोजिंग स्टॉक के लिए जो इंक्रीज है डिक्रीज है वो आपका आ जाएगा। दैट्स व्हाई योर परसेंटेज विल आल्सो कम इन नेगेटिव, दैट इज माइनस 38.79%। अब हमें यहाँ पे एक सब टोटल करके हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाना है, तो यहाँ हम एक सब टोटल करेंगे। क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे आ गया है। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी हम एब्सोल्यूट टर्म्स में इंक्रीज है या डिक्रीज है वो डिटरमाइन करेंगे। 74,750 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एब्सोल्यूट टर्म्स में इंक्रीज है, परसेंटेज टर्म्स में 39.78% का इंक्रीज है। अब इस सबको आपको ग्रॉस प्रॉफिट आपको आपके स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ है, बट यू नीड टू कैलकुलेट हियर बिकॉज वी हैव बीन गिवन सेल्स एंड वी हैव डिटरमाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाएगा सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स का फिगर हमारा है 4 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमने रो नंबर 9 में कैलकुलेट किया है, तो हमारे पास हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि आपके बाकी क्वेश्चन में आपको P&L का फॉर्मेट दिया होता था, आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया होता था। अब यहाँ आपको ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमाइन करके एक लाइन आइटम ऐड करके उसका भी आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में एनालिसिस करना है। %82.64 इंक्रीज है फ्रॉम 2005 टू 2006। ये तो बात हो गई आपके ग्रॉस प्रॉफिट की। अब हम क्या करेंगे, हमारे को काफी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए लाइक सैलरीज, रेंट, पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, इन सबको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस के हेड में डाल के एक कंबाइन, वो जैसे हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक सब हेड बनाया वैसे ही हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस का भी एक सब हेड बनाएंगे और उसके नीचे सारे अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिखा देंगे। ब्रेकअप आपको फिर भी दिखाना है, सैलरीज, रेंट, postage and stationery, advertising, commission on sales, अब इन सब के भी हम फिगर्स हमारे स्टेटमेंट में से लेके पंचन करेंगे 2005 के लिए, 2006 के लिए, उसके बाद उसका एब्सोल्यूट टर्म्स में इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज टर्म्स में इंक्रीज डिक्रीज हम कैलकुलेट करेंगे। तो सैलरीज हमारे पास है 5100, .65% इंक्रीज है। अब बात करेंगे रेंट की। रेंट में आपका 28.13% का इंक्रीज है। अब
आप देख सकते हैं 4600 माइनस 2600 इज इक्वल टू 2000. This is rent, this is your postage and stationery, and this is your advertising. यहाँ हम बताएंगे हमारा सैलरीज का अमाउंट हमें दे रखा है 16,010 इज इन 2005 एंड 18,000 इज इन 2006. सो यहाँ हम हमारा सैलरीज बता देंगे. So 18,000 minus 16,010 that is 1990 का एब्सोल्यूट टर्म्स में आपके इंक्रीज है. 12.43 परसेंटेज टर्म्स में इंक्रीज है. Commission on sales 3160 and 3,500 for 2006. ₹340 का एब्सोल्यूट इंक्रीज है और 10.76% का परसेंटेज इंक्रीज है. नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन. %150 का पॉजिटिव साइड में इंक्रीज है आपके डेप्रिसिएशन में. अब हम देख रहे हैं कि हमारे सारे एक्सपेंसेस आ चुके हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ चुके हैं. सो वी विल मेक अ सब टोटल ऑफ ऑल आवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. वो हम किस तरीके से करेंगे? रेंट प्लस पोस्टेज प्लस स्टेशनरी प्लस एडवर्टाइजिंग प्लस सैलरीज प्लस कमीशन ऑन सेल्स प्लस डेप्रिसिएशन. आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल आ जाएगा 30,270 फॉर द ईयर 2005. सिमिलरली फॉर 2006 इन टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस का भी हम एब्सोल्यूट टर्म्स में इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट करेंगे और परसेंटेज टर्म्स में भी. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ क्लोज जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग से फिगर कैलकुलेट किया है उसे भी हाईलाइट कर दिया है. और नाउ आई एम हाईलाइटिंग द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फिगर. ये हमने एक सब टोटल लगाया है, वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का. अब जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने सेपरेट किए तो नेचुरली हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सेपरेट निकालना है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करके और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करके नेट प्रॉफिट की तरफ बढ़ना है. सो वी विल कैलकुलेट आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट फर्स्ट. आपको जब इनकम स्टेटमेंट बनाने की बात की जाती है तब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग चीज़ों का ध्यान रखना है. पर आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने की बात की जाती है तब आपको सिंपली all the expense on the debit side, all the incomes on the credit side, and accordingly you need to calculate directly the net profit. But income statement की जब बात की जाती है तो आपको ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? आपके ग्रॉस प्रॉफिट में से हम टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा. सो आपका ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर 2005 इज 2,12,075 माइनस your operating expense that is 30,270. Similarly for the year 2006. Now we will calculate the absolute terms increase or decrease in operating profit as well. So 1,68,820 का आपका net increase हुआ है in operating profit for the year 2006 and percentage terms में 92.86. ये तो बात हो गई आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट. अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जब आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा. नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमारे स्टेटमेंट में क्या क्या थी? एक ही थी हमारी, वो थी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. बिकॉज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ रूटीन नेचर एक्टिविटी. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम ड्यूरिंग द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं करते हैं. इट इज़ एन अनयूजुअल एक्टिविटी. इट इज़ अ नॉन रिकरिंग नेचर ऑफ प्रॉफिट. इसलिए हम इसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्लासीफाई करते हैं और इसे हम ऐड करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में. सो ऐड योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम which is profit on sale of investment. वो है आपका 3,000 फॉर द ईयर 2005 एंड 4,500 फॉर द ईयर 2006. सो